Hey guys, this is AP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. फ्रेंड्स, एज यू नो हम लोग CHSL 2020 की सीरीज़ चला रहे हैं और उसी सीरीज़ का ये तीसरा पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 4 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। यानी 4 अगस्त 2021 को 3 पेपर हुए थे, पहली और सेकंड और थर्ड शिफ्ट में। तो पहली शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इससे पहले वाले वीडियोस में। अब ये तीसरा पेपर है जो डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है अब तक जितने भी हमने वीडियोस CHSL से रिलेटेड बनाए हैं, अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं उससे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें फाइंड करना है यहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड करना। अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग, स्पेशली अ जॉब, खासकर जॉब के लिए जो रिक्वेस्ट करे उसे क्या कहा जाता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक आंसर होगा आपका। नॉमिनी क्या होता है आप बताइए। नॉमिनी को बेसिकली हम बोलते हैं नामित व्यक्ति। क्या बोलते हैं? नामित व्यक्ति। अ पर्सन हु इज़ सजेस्टेड फॉर समथिंग, उसे बोलते हैं नॉमिनी। क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु इज़ सजेस्टेड, यानी किसी चीज़ के लिए सजेस्ट किया जाए उसे बोलते हैं नॉमिनी, है ना। बोलते नहीं कि नॉमिनी क्या है। जैसे आप अकाउंट को ओपन कराने जाते हैं किसी बैंक में, तो वहाँ पर नॉमिनी फिल किया जाता है, और कहीं और भी बहुत जगह नॉमिनी फिल की जाती है, तो उसे बोला जाता है नॉमिनी। तो सजेस्टेड फॉर समथिंग उसे नॉमिनी बोलेंगे। ट्रेनी क्या होता है? ट्रेनी का मतलब बेसिकली होता है अ पर्सन हु इज़ बीइंग ट्रेंड और थॉट, है ना। एक ऐसा इंसान जिसे ट्रेन किया जा रहा हो या ट्रेन किया गया हो, उसे बोलते हैं ट्रेनी। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रशिक्षु। क्या बोलते हैं? प्रशिक्षु। प्रशिक्षु शायद ये, है ना, प्रशिक्षु। तो इंग्लिश में लिख लेते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे पर्सन, है ना। अ पर्सन इज बीइंग हु इज़ बीइंग ट्रेंड, हु इज़ बीइंग ट्रेंड और थॉट, गुड थॉट, है ना, उसे बोलेंगे ट्रेनी। अपना जो आंसर हो जाएगा वो अप्लीकेंट हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में अप्लीकेंट को बोलते हैं आवेदक, और आवेदन ही हम लोग करते हैं एग्ज़ाम के लिए, जॉब के लिए, तो उसे आवेदक बोलते हैं। आवेदन करने वाला उसे आवेदक बोलते हैं। उम्मीदवार भी बोल सकते हो। तो अ पर्सन हु मेक्स अ फॉर्मल रिक्वेस्ट स्पेशली फॉर अ जॉब, दैट इज़ कॉल्ड अप्लीकेंट। ध्यान दीजिएगा। कंटेस्टेंट क्या होते हैं? कंटेस्टेंट अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू या हु इज़ गोइंग टू टेक पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट, उसे वो बोल सकते हैं कंटेस्टेंट। कंटेस्टेंट बेसिकली प्रतियोगी होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है सिनोनिम। किसका सिनोनिम फाइंड करना है? डर्थ का। डर्थ की सिनोनिम अभी हमने अब जो सीट प्रोवाइड कराई थी, अपनी वोकैब सीट जो मंथली हम प्रोवाइड कराते रहते हैं, अगर आपको सीट डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ से ये जो सीट मैं वोकैब की डालता हूँ, मंथली वोकैब जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें से ये सारी जो वोकैब हैं जो पेपर में आ रही हैं, हूबहू आपको वही वोकैब मिलती हैं। यानी कि बहुत ही रेलेवेंट वोकैब मैं आपको उसमें दे रहा हूँ सीट में। आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं। तो डर्थ का मतलब क्या होता है? बेसिकली कमी। कमी के लिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कमी के लिए प्रपोजिशन जो माना जाता है वो ऑफ माना जाता है। जैसे डर्थ मीन्स होती है कमी, शॉर्टेज ऑफ, डर्थ ऑफ, लैक ऑफ, डिफिशियंसी ऑफ, पॉसिटी ऑफ, मीगरनेस ऑफ, स्कार्सनेस ऑफ, इस टाइप से बोलते नहीं, स्कैंटीनेस ऑफ, सॉरी। तो ये सिनोनिम हो जाएंगे। तो डर्थ के सिनोनिम मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे मैंने जो बोला है, डर्थ का मतलब होता है कमी। नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये, इसका मतलब होता है कमी, है ना। कमी तो होगी, किसी चीज़ की कमी होगी, प्रपोजिशन ऑफ आएगा। अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि डर्थ का होता है एक सिनोनिम, सबसे बेसिक जो होता है वो क्या होता है? लैक। आपको पता ना, लैक सभी को पता होगा, लैक ऑफ समथिंग। स्कार्सिटी सभी को पता होगा, SCARCITY, स्कार्सिटी भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। आपने शॉर्टेज भी सुन रखा होगा। देखो शॉर्टेज जैसे जो वर्ड हैं बहुत ही लोकल वर्ड हैं, आपको आते ही होंगे। शॉर्टेज हो जाएगा। डिफिशियंसी अगर आपको नहीं आ रहा तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है डिफिशियंसी, CIENCY, डिफिशियंसी हो जाएगा इसका सिनोनिम। पॉसिटिव बहुत ही अच्छा वर्ड है ना। पॉसिटिव भी पूछा गया है कई बार, तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मीगरनेस आपको पता है, मीगरनेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। मीगरनेस, है ना, मीगरनेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्कैंटीनेस आपने वर्ड सुन रखा होगा, स्कैंटी रेनफॉल होती है ना, स्कैंटीनेस ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनसफिशिएंट जो कि बना है ना, सफिशिएंट मीन्स होता है पर्याप्त, और उसके पहले इन लगा दिया, अपर्याप्त, तो क्या हो जाएगा? इनसफिशिएंसी, है ना, इनसफिशिएंसी।
ENCY स्पेलिंग पर बेसिकली ध्यान दीजिएगा। इस पर इनसफिशियंसी बोलेंगे तो बहुत सारे सिनोनिम मैंने बता दिए हैं। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, इसका सिनोनिम नहीं होगा, सिनोनिम हमें फाइंड करना था। लीकेज मीन्स होती है ड्रेनेज यानी रिसाव जिसे बोलते हैं, वो भी इसका सिनोनिम नहीं होगा। शॉर्टेज इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। डेथ जानते हो मृत्यु होती है, इसका सिनोनिम नहीं है, तो शॉर्टेज इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन हमें फाइंड करना है सिनोनिम। सिनोनिम यानी कि किसका, कंप्लाई का। कंप्लाई के साथ बेसिकली प्रपोजिशन आता है कंप्लाई विद, याद रखिएगा, कंप्लाई के साथ विद प्रपोजिशन याद रख लीजिएगा, कंप्लाई के साथ विद आता है। इसका मतलब होता है टू फॉलो, है ना, टू फॉलो। फॉलो क्या, कोई भी फॉलो, जैसे कोई रूल हो, कोई नॉर्म हो, उसे फॉलो करना, कंप्लाई विद, है ना, कंप्लाई विद रूल्स, कंप्लाई विद द रूल्स, कंप्लाई विद द एक्ट, इस टाइप से। तो कंप्लाई के साथ प्रपोजिशन विद आता है, ये बात याद रखिएगा। अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं। कंप्लाई का बेसिकली सिनोनिम आपको पता है ओबे, जो कि दे रखा है यहाँ पर, यही सिनोनिम हो जाएगा पहला। एक्सीड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, आपने सुन रखा होगा, कंप्लाई का मतलब होता है एक्सीड, हामी भरना जिसे बोलते हैं ना, एक्सीड। एक्सीड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्सेप्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ। फॉलो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक वर्ड आपने सुन रखा होगा, फॉलो बहुत ही लोकल वर्ड है, आपको पता है ना, FOLLOW, फॉलो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ बोलते हैं, उसका भी सिनोनिम हो जाएगा। एक वर्ड आपने सुन रखा होगा FORM, ध्यान दीजिएगा, ये CONFORM है, कन्फर्म। कन्फर्म मतलब कि किसी रूल को फॉलो करना। एक होता है CONFIRM, जो यहाँ पर आई लगा होता है, उसका मतलब होता है निश्चित, पक्का, लेकिन यहाँ पर O है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है कंप्लाई वाला। कंप्लाई के साथ प्रपोजिशन कौन आता है, विद आता है। अब देखिए डिनाई दे रखा है, डिनाई का मतलब होता है मना करना, किसी चीज़ को मना करना, कोई काम करने को मना कर देना, उसे डिनाई बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो डिनाई इसका सिनोनिम नहीं है, डिनाई इसका एंटोनिम हो जाएगा कंप्लाई का, ध्यान दीजिएगा। अडोर का मतलब होता है गुणगान करना, किसी की तारीफ करना, किसी से प्रेम भाव करना, है ना, उसे बोलते हैं। फॉन्डल करना, है ना, किसी को यूलोजाइज करना, अडोर करना, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिक्लाइन का मतलब दो होते हैं। डिक्लाइन देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने आप में नाउन भी है और अपने आप में वर्ब भी है। नाउन का मतलब होता है, यहाँ पर अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है गिरावट। अब जैसे गिरावट कहीं भी हो सकती है, मूल्यों में गिरावट हो गई, इस टाइप से, है ना, महंगाई में गिरावट हो, या फिर पेट्रोल के दाम में गिरावट हो गई, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो उसे बोल सकते हैं डिक्लाइन। दूसरा डिक्लाइन हम तब यूज करेंगे जब का मतलब होता है खारिज करना। अब देखो खारिज करने में, हम मना करने में डिनाई का भी मतलब होता है, डिक्लाइन का भी मतलब होता है, बट डिनाई और डिक्लाइन में डिफरेंस है। डिक्लाइन आप खारिज करोगे, मना करोगे किसी प्रपोजल को, जैसे कोई प्रस्ताव है, जैसे किसी ने कहा चलो चलते हैं वहाँ पर, तो आपने डिक्लाइन कर दिया इससे चलने के लिए, प्रस्ताव को, है ना। या फिर चलो ये खाते हैं, ये पीते हैं, इस टाइप से, या फिर कुछ और प्रस्ताव जो आते हैं, प्रपोजल आते हैं, उनको डिक्लाइन कर किया जाता है, तो उसे डिक्लाइन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। खारिज करना जिसे बोलते हैं ना, खारिज करना या मना करना। सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छे से याद रखिएगा। ओबे इसका सिनोनिम हो जाएगा, सिनोनिम में फाइंड करना था, सिनोनिम किसका, कंप्लाई का, ओबे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं, आसान है पेपर, टफ नहीं है। फिर इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिस ट्रेन इज डैश फॉर बिहार, दिस ट्रेन इज डैश फॉर बिहार। ये सेंटेंस है, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के सेंटेंस पूछे जाने लगे हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जाने लगी हैं। अगर आपको कहते नहीं कि आपके बहुत ही जो नॉलेज है ना, वो प्रोफाउंड नॉलेज होनी चाहिए। प्रोफाउंड में तो जानते हो ना, व्यापक, बहुत ही बड़े विस्तार लेवल पर, तो आप अच्छा कर पाओगे एग्जाम में। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस ट्रेन इज़ रनिंग फॉर, रन फॉर विक्ट्री होता है, जैसे बोलते हैं रन फॉर, एक कैंपेन भी चला था, रन फॉर विक्ट्री, है ना, उसे बोलते हैं रन फॉर। तो बिहार के लिए विक्ट्री ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। इंटेंडिंग टू होता है, ध्यान दीजिएगा, वैसे भी इंटेंडिंग के साथ यहाँ पर नहीं लगेगा, तो ये तो वैसे ऑप्शन गलत हो गए। गोइंग फॉर, गो फॉर तो नहीं होगा यहाँ पर, बाउंड फॉर मीनिंग सही हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, बाउंड के दो मीनिंग, हम दो तरीके से बाउंड को यूज कर सकते हैं। पहले तो हमने ये बता दिया ये गलत है, ये गलत है। अब हमारे पास बाउंड का मतलब है, देखो आपने पढ़ रखा होगा, बी बाउंड, है ना। बी यहाँ पर बी की फॉर्म होंगी, ध्यान दीजिएगा। बी की कौन सी फॉर्म होती हैं आप सभी को पता है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, इस टाइप से बीइंग, तो ये बी की फॉर्म होती हैं। बी, अब मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा फिर से, बी। अब बी के साथ ध्यान दीजिएगा, या तो हम बाउंड, BOUND, बाउंड टू लगाएं, और या तो फिर आता है बाउंड फॉर। अगर बाउंड फॉर आएगा तो इसके साथ क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ नाउन आएगा। और अगर बाउंड टू आ रहा है तो इसके साथ वर्ब V1 फॉर्म आएगी, ये बात याद रखिएगा। अब दोनों के मतलब समझ लीजिए। बाउंड टू का मतलब होता है किसी चीज़ का निश्चित होना, जैसे मैं बोलता हूँ बाउंड टू, प्रतिबद्ध है, वो प्रतिबद्ध है, कन्फर्म है, सर्टेन है, सॉरी सर्टेन है, ध्यान दीजिएगा, तो ये बाउंड टू होता है। और बाउंड फॉर मीन्स होता है डिस्टाइंड फॉर,
टू डेस्टाइंड फॉर, यानी किसी डेस्टिनेशन के लिए बना हो। जैसे बोलते नहीं है ये ट्रेन बरेली के लिए बनी है, लखनऊ टू बरेली अगर कोई है ना पैसेंजर, जैसे सॉरी लखनऊ टू बरेली अगर कोई एक्सप्रेस है तो बोलते हैं लोग कि ये बरेली के लिए बनी है, यानी उसका डेस्टिनेशन क्या है, बरेली है, तो उसी लिए बोलते हैं बाउंड फॉर। ध्यान दीजिएगा, बाउंड फॉर का मतलब होता है टू डेस्टाइंड फॉर या फिर डेस्टाइंड टू, सॉरी डेस्टाइंड टू, डेस्टाइन टू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बाउंड फॉर का मतलब हो जाएगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ, बाउंड टू के साथ V1 लगाएंगे आप, और बाउंड फॉर के साथ यहाँ पर नाउन आना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि शी इज़ बाउंड फॉर स्टारडम, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने कहा शी इज़ बाउंड, शी इज़ बाउंड फॉर स्टारडम, है ना, स्टारडम। अब इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब है वो डेस्टाइंड है किसके लिए, एक्टर बनने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए, है ना, उस टाइप से उसका डेस्टिनेशन क्या है, एक्टर बनना, तो इसलिए बाउंड फॉर लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, बाउंड फॉर के बाद स्टारडम नाउन आया, देखिए लिखा नहीं है। जैसे मैं कहूँ द प्लेन इज़ बाउंड फॉर मुंबई, अगर जैसे एक सेंटेंस और मैंने लिख दिया, मैंने कहा द प्लेन, है ना, द प्लेन इज़ बाउंड फॉर मुंबई, है ना, तो इसका मतलब क्या है, मुंबई के लिए उसका डेस्टिनेशन, इस प्लेन का डेस्टिनेशन कहाँ है, मुंबई का है, मुंबई का, है ना। ध्यान दीजिएगा, इस प्लेन का डेस्टिनेशन कहाँ तक का है, मुंबई का है, तो बाउंड फॉर लगाएंगे, याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अगर आपको ये बातें पता होंगी तभी आप एग्जाम में कर पाओगे, और एग्जाम में आप वही क्वेश्चन तब कर पाते हो जल्दी में जब आप उन पर अच्छी खासी प्रैक्टिस किए होते हैं, कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 बार, तब जाके एग्जाम में अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो। नहीं तो वही होता है कि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना है जंबल। जंबल करने के तरीके मैंने बता दिया है कई बार कि आपको ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना पड़ेगा 4 ऑप्शन में से जो कि स्टैंड अलोन सेंटेंस कहा जाने वाला हो। स्टैंड अलोन सेंटेंस कहने मतलब है कि वो जो सेंटेंस होगा, जो ऑप्शन होगा, वो पूरे पैसेज को इनिशिएट कर रहा होगा। उस पैसेज में आपको पता है ना, जो पैसेज किसी, अगर कोई सेंटेंस किसी पैसेज को इनिशिएट करता है तो वो इंट्रोडक्टरी पार्ट कहा जाता है, और इंट्रोडक्शन आप किसी नाउन से ही स्टार्ट करते हो जनरली। अगर नहीं नाउन है तो प्रोनाउन से स्टार्ट करोगे, और किसी इंस्टीट्यूशन या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होगे, यही तो बात करते हो। ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा। तो अब यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी, अब देखो यहाँ पर लिखा है हिज स्किन, इसका मतलब इससे पहले इज़ हिज, यानी ये जो हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है हमारा, ये किसी न किसी के लिए लगा है। अब ये हिज किसके लिए लगा है, यानी ए से तो कतई नहीं स्टार्ट करेंगे, ए से जो स्टार्ट हो रहे हैं ख़त्म कर दो। हमारे पास फिर आता है बी, फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ही वुड लाई डाउन, लाई डाउन मैंने बताया है, लाई की फॉर्म्स बताया यहाँ पर, लाई का मतलब है लेटना वाला। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड, वालों पर, बैंक, सैंड बैंक, ठीक है, वाइल आई रब्ड हिम क्लीन विद द सैंड ऑफ द रिवर। अच्छा, ये बात हो रही है। इसके बाद कह रहा है सी एवरी डे आई यूज्ड टू, देखो यूज टू यहाँ पर मोडाल है, मैंने बताया था यूज टू पास्ट के रेगुलर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैंने ये बात पढ़ा चुका हूँ क्लास में अपने, है ना। यूज टू जो है यहाँ पर पास्ट के रेगुलर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मोडाल है। आई यूज़ टू टेक द बेबी एलिफेंट द रिवर फॉर हिज बैथ। अब देखो यहाँ पर ये ऐसा मैं अक्सर किया करता था, ध्यान दीजिएगा, किया करता था, तो अब बी से स्टार्ट करने से बजाय आप सी से स्टार्ट करो, ज़्यादा बेटर है। डी से तो नहीं होगा, आफ्टर दैट लिखा ही वुड लाई इन द वाटर, ये तो बात की बात हो रही, तो डी से नहीं होगा। बी और सी में फाइट था, तो हमें स्टार्ट करेंगे सी से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं बात की जा रही है एलिफेंट की, यहाँ पर इसी का तो प्रोनाउन ही आया है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही तो बालों में लेटता था, वही को नदी में, तो ही जो प्रोनाउन आ रहा है वो इस एलिफेंट का है। तो अब ज़रा समझिएगा, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, सी से स्टार्ट करेंगे। पेयरिंग समझिएगा, स्टैंड अलोन, सॉरी, इस जंबल को करने के लिए आपको पेयरिंग आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा सी से स्टार्ट होना चाहिए, अब देखो इतना अच्छा लक है कि सी से केवल एक ही स्टार्ट हो रहा है, बी से और कोई है ही नहीं। अच्छा, सी और बी में आपको डिफ्रेंशिएट करना आता हो कि हम क्यों बी को एलिमिनेट कर रहे हैं, सी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, ये बातें आपको आनी चाहिए, और ये बातें तब आएंगी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी नहीं इम्पॉसिबल है, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप ना कर पाएँ, सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं इंग्लिश इम्प्रूव कर लूँगा, तो आप टाइम श्योर मैं हूँ, आप ज़रूर कर लोगे, ज़रूर कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इस सेंटेंस में जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, वो सेकंड नंबर होगा CBDA। बढ़िया है, आसान है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर में फाइंड करना है एंटोनिम। एंटोनिम किसका, विजडम का। विजडम मानते समझते हो ना क्या होता है, मतलब बहुत ही ना बुद्धिमान टाइप का, कुशाग्र बुद्धि, है ना, तेज तर्रार जिसे बोलते हैं, विजडम उसे बोलते हैं। तो विजडम का सिनोनिम आपको पता ना है क्या हो जाएंगे। जैसे ज्ञानी बोलते हो, उसे विजडम बोल सकते हो। सैगैसिटी वर्ड आपने सुन रखा है, विजडम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ध्यान रखेंगे। सैगैसिटी आपने वर्ड सुन रखा होगा, सैगैसियस एडजेक्टिव है, सैगैसिटी नाउन हो जाएगा, सैगैसिटी,
बहुत ही अच्छा वर्ड बता रहा हूँ, सैगैसिटी हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। परसिपियंस आपने वर्ड सुन रखा है क्या? परसिपियंस, PERCIPIENC, याद रखिएगा, परसिपियंस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्यूमेन तो आपने सुन ही रखा होगा, बड़ा ही लोकल वर्ड है, सभी लोग बताते हैं, सभी को पता है, एक्यूमेन हो गया। प्रूडेंस भी बहुत ही लोकल वर्ड है ना, प्रूडेंस, PRUDENC, प्रूडेंस भी और सिनोनिम है इसका। शार्पनेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये भी बहुत ही लोकल वर्ड है ना, शार्पनेस हो गया, शार्पनेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एरोडाइट भी आपने वर्ड सुन रखा होगा, एरोडिशन इसी से बना है, एरोडिशन, जैसे कि रावणा वॉज एन एरोडाइट पर्सन, है ना, एरोडिशन इसी से बना है, ध्यान दीजिएगा। एरोडाइट समझते हो ना, बहुत ही पांडित्यपूर्ण, बहुत ही ज्ञानी। सेपियंस आपने सुन रखा होगा, सेपियंस, SAPIENC, सेपियंस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बहुत सारे सिनोनिम मैंने बता दिए विजिडम के, अब आपको यहाँ पर फाइंड करना था एंटोनिम। बुद्धि होता है, विजिडम मीन्स होता है, तो स्टुपिडिटी मीन्स होता है मूर्खता, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैच्योरिटी परिपक्वता होती है, स्टेबिलिटी स्थिरता होती है, यूथ जानते ही हो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, एक ऐसा ऑप्शन, 4 ऑप्शन में एक ऐसा वर्ड होगा जो गलत तरीके से स्पेल्ड किया गया होगा, उसी को फाइंड करना है और आंसर मार्क करना है। एप्रोप्रिएट की स्पेलिंग बिल्कुल सही से स्पेल्ड की गई है, APPROPRIAT होती है एप्रोप्रिएट, ध्यान दीजिएगा। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, है ना। अकोमोडेट की भी स्पेलिंग गलत है, आपको पता है CC और MM होता है ना, ये बातें याद रखिएगा। अकोमोडेट की स्पेलिंग, तो अकोमोडेट की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कैसे करेंगे? ACC, है ना, ACCOMMODATE, है ना, अकोमोडेट वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो यहाँ पर देखो CCM है, तो याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है, सिंगल M दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। एक्सीलरेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एक्सीलरेट जानते हो ना, एक्सीलरेट मतलब तेज़ी लाना किसी चीज़ में, टू गो फास्टर या फिर एक्सपेडाइट समथिंग, एक्सपेडाइट से बना है एक्सपेडिशन। एक्सपेडाइट की स्पेलिंग में लिख देता हूँ, एक्सपेडाइट की स्पेलिंग हो जाएगी EXPEDIT, एक्सपेडाइट, इसका मतलब हो जाएगा तेज़ी लाना, टू गो फास्टर जिसे बोलते हैं, एक्सीलरेट करना। अरे एक्सीलरेटर वही गाड़ी का एक्सीलरेटर जो होता है ना, खींच देते हो, आगे बढ़ जाते हो। एनिलेट का मतलब होता है नेस्तनाबूद कर देना, विध्वंस कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना, है ना, डिस्ट्रॉय कर देना, इसे एनिलेट बोलते हैं। बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है, ये कई बार पूछा गया है सिंगल N देकर, इसका एक N गायब कर देते हैं और वही पूछा गया है, वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही से स्पेल्ड की गई है, कोई इसमें भी एरर नहीं है, कोई इसमें भी नहीं है, जो एरर थी वो इसमें थी, है ना, तो ये इसमें CC और MM होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो एनिहिलेट का मतलब हो जाएगा विध्वंस करना, पूरी तरह नष्ट कर देना, नेस्तनाबूद कर देना जिसे बोलते हैं। ऑब्लिटरेट आपने वर्ड सुन रखा होगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्लिटरेट, है ना। डिस्ट्रॉयज का सिनोनिम हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा अगेन पैराजम्बल का है, ऐसा स्टेटमेंट फाइंड करिए जो कि स्टैंड अलोन सेंटेंस हो, पढ़िए। ऑन द अदर हैंड, अच्छा ऑन द अदर हैंड आ गया, इसका मतलब है इससे पहले किसी ना किसी पॉइंट की चर्चा की गई है, तो ए से तो कतई नहीं स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, आपका बर्डन कम हो जाएगा। ए से हमने खत्म कर दिया। फिर लिखा है बी, पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी रेस्ट्स ऑन अ टेंशन बिटवीन 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स, अच्छा 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे, जिन पर डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन करती है, नहीं बात की जाती है। चलिए देखते हैं क्या है। While the first gives priority to rules, the second gives importance to person। अच्छा, पहली जो उसमें है वो प्रायोरिटी, रूल को प्रायोरिटी देती है, और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो पर्सन्स को देता है, यानी व्यक्ति को देता है। ऑन दी वन हैंड, हाँ ऑन दी वन हैंड, ध्यान दीजिएगा, ऑन दी वन हैंड, ऑन दी अदर हैंड, बिल्कुल बात बन जाएगी। तो ऑन दी वन हैंड देयर इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, अच्छा बिल्कुल बात सही की गई है। और मोर जनरली इक्वालिटी, है ना, और मोर जनरली इक्वालिटी। बी से स्टार्ट करोगे, हाँ बी से स्टार्ट करोगे, बी के बाद डी आना चाहिए। ऑन वन हैंड, ऑन दी अदर हैंड, ना तो बी के बाद डी के बाद ए आएगा, तो डी ए पेयर होना चाहिए। अब डी ए पेयर के इसमें है, देख लीजिए, डी ए पेयर इसमें है लेकिन डी से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, डी पेयर इसमें है लेकिन सी से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये गलत हो गया। ए डी इसमें है ही नहीं, तो ये पहले ही गलत था, और ये हो जाएगा हमारा आंसर BDAC। बहुत ही आसान है, कितना आसान है ना, BDAC इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अच्छा, ये मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी सीरीज़ अपनी क्लास में चला चुका हूँ, कैसे जंबल किया जाए फास्ट तरीके से, तो वो इसीलिए मैं फास्ट थोड़ा बता दे रहा हूँ। अगर किसी को अगर किसी को डाउट लगता है कि सर मुझे भी बता दीजिए, तो मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। कुछ पॉइंट्स हैं, हालांकि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, कई सारे वीडियो बनाने पड़ते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है इनको समझाने में। ऑफलाइन क्लासेज में कम से कम 3 से 4 क्लासेज इनकी ली जाती हैं स्पेशली,
तब जाके कुछ कवर हो पाता है। तो आगे बढ़ते हैं। हिज जोक्स फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट फेल फ्लैट यहाँ पर लिखा है, और फॉल फ्लैट मुझे वोकैब याद आ रही है। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, बूमरैंग जिसे बोलते हैं, औंधे मुँह गिर जाना जिसे बोलते हैं ना, औंधे मुँह गिर जाना किसी चीज़ का, कोई चीज़ स्टार्ट हुई और औंधे मुँह गिर गई, लुढ़क गई, यानी जहाँ से स्टार्ट की वहीं से ख़त्म हो गई आगे जाके, बूमरैंग भी बोलते हैं उसे। तो फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, ज़रा मीनिंग बताइएगा। फॉल फ्लैट का मतलब होता है फेल कम्प्लीटली टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा, फॉल फ्लैट बोलते हैं उसे, फॉल फ्लैट। फॉल की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर फेल दी गई है, ध्यान दीजिएगा, फॉल फ्लैट। तो फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू फेल कम्प्लीटली, है ना, टू फेल कम्प्लीटली, है ना, कम्प्लीटली टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, है ना, टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, उसे बोलते हैं फॉल फ्लैट, याद रखिएगा। औंधे मुँह गिर जाना, एकदम लुढ़क जाना, पर ख़त्म हो जाना, बेकार जाना, उसे बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, इरिटेटेड हो जाएगा, नहीं, इरिटेटेड नहीं होगा। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, फेल टू हैव एन इफेक्ट, है ना, ध्यान दीजिएगा, फेल टू हैव एन इफेक्ट। हमें ईडीएम बताना है, याद रखिएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं है, ईडीएम है, और ईडीएम मीनिंग में बताना है फॉल फ्लैट की। फॉल फ्लैट की मीनिंग मैंने बता दिया है, अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फेल टू हैव एन इफेक्ट। इफेक्ट यहाँ पर नाउन है, याद रखेंगे। तो फेल टू हैव एन इफेक्ट, कोई परिणाम पद तक पहुँचने में असफल हो गई, उसे बोलते हैं फॉल फ्लैट या फेल फ्लैट, याद रखिएगा। फेल जो है वो फॉल की सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या मीनिंग हो जाएगी, फेल टू हैव एन इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। थर्ड में लिखा है प्रोवोक लॉफ्टर, नहीं है, प्रोवोक वो नहीं होगा, डीपली टच ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में फाइंड करना है इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि डायरेक्ट दे रखा है। शी सेड टू हर फ्रेंड, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कही जाती है। कॉमा इन्वर्टेड के कॉमा के बीच जो सेंटेंस रहता है, जो पार्ट रहता है, उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, से बोलते हैं RS, है ना। अब देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं। शी सेड टू हर फ्रेंड, विल यू दे रखा है, आपको पता है ना, रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू दे रखा है सब्जेक्ट, तो ये चेंज होगा एज पर दी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, फ्रेंड के साथ, हर फ्रेंड। अब हर फ्रेंड यानी कि लड़की है या लड़का है, जो भी, ध्यान दीजिएगा। शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा। विल यू टेक माई डॉग फॉर अ वॉक, अब देखिए, शी सेड टू हर, सी आस्क्ड हर हो जाएगा। दैट इफ़ एक साथ नहीं आता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब हो, किसी ऑक्सिलरी वर्ब से हो, तो ऑक्सिलरी वर्ब से अगर सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है और नरेशन से बनाना है, तो उसका सेंटेंस हम नरेशन में इनडायरेक्ट बनाते समय इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं ज़रूरत पड़ने पर, है ना, इफ़ या वेदर। अब वेदर का भी यूज़ करते हैं और इफ़ का भी यूज़ करते हैं, बट दोनों में से एक, दोनों के एक साथ नहीं, अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग, है ना। इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। और आपको पता है दैट इफ़ नहीं लगाएंगे, कि दैट भी कंजंक्शन है, इफ़ भी कंजंक्शन, डबल कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो पहला गलत हो गया, ये ऐसे ही, हम आगे बढ़ना ही नहीं है। अब हमें प्रोनाउन चेक नहीं किया कि गलत है नहीं सही, गलत है या नहीं, या गलत है या सही है, बट हमने ये पता कर लिया कि कंजंक्शन दैट और इफ़ एक साथ नहीं आएंगे यहाँ पर। शी आस्क्ड हर फ्रेंड विल शी, इन्होंने चेंज ही नहीं किया, क्योंकि आपको पता है नरेशन में चेंज होता है, विल का वुड होना चाहिए था, और ये सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। सी आस्क्ड टू हर हो जाएगा, ये तो गलत बना दिया, आस्क्ड टू हर कैसे हो सकता है, या फिर बाकी हमने नहीं देखा। अब देखिए लिखा सी आस्क्ड हर फ्रेंड इफ़ शी, अब देखो शी बनेगा, यानी यू बदलेगा हर फ्रेंड के अकॉर्डिंग, यानी फ्रेंड भी शी है, यानी फ्रेंड भी कोई लड़की है ना, कोई फीमेल है, तो वहाँ पर शी आ गया, ठीक है। शी वुड टेक, अब देखिए यू लिखा है माई हमारा फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो कि चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, तो शी के अकॉर्डिंग तो हर हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। डॉग फॉर अ वॉक, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मैंने कई बार अपनी क्लास में बताया है कि आप करेक्टली स्पेल्ड वर्ड और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड तभी सही कर पाओगे जब आप इनका अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर पाओगे। कुछ लोग प्रोनाउंसिएट ही नहीं कर पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, गलत तरीके से अगर प्रोनाउंस्ड करोगे किसी चीज़ को तो आप उसे लिखोगे भी उसी तरीके से। तो प्रोनाउंसिएशन कोई वर्ड नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, इट्स अ प्रोनाउंसिएशन। तो आप सही से प्रोनाउंसिएट करोगे किसी चीज़ों को तो सही से लिख पाओगे। टॉर्चेस की स्पेलिंग बिल्कुल सही से लिखी गई। सेक्रीफाइस का मतलब होता है नाउन भी है, वर्ब भी है। सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान और बलिदान देना दोनों होता है। फीचर का मीनिंग समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही से स्पेल किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाईलाइट की स्पेलिंग गलत है। हाईलाइट में आपको पता है ना HIGH होता है, लेकिन LIGHT भी तो होता है ना, HIGH भी होता है और LIGHT होता है ना भैया, तो हाईलाइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आसान है, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं।
12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टू गो रेड इन द फेस, यानी लाल हो जाना, शर्म से लाल हो जाना, बोलते नहीं शर्म से लाल हो गई, वो एकदम लाल हो गया, हो गई, जो भी बोलना चाहो आप उससे बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू गो रेड इन द फेस, टू गो रेड इन द फेस, तो यह हो जाएगा टू फील एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस की स्पेलिंग कई बार पूछी गई, याद रखिएगा, डबल आर डबल ए होता, सॉरी डबल आर डबल एस होता है, ये बात याद रखिएगा, डबल आर और डबल एस होता है एम्बैरेस्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू फील एम्बैरेसमेंट और शेम और ह्यूमिलिएशन, कुछ भी बोल सकते हो आप चाहे बोल सकते हो कि टू फील, है ना, टू फील एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट, या फिर आप बोल सकते हो शेम, या फिर आप बोल सकते हो ह्यूमिलिएशन, कुछ भी बोल सकते हो आप, एम्बैरेसमेंट बोल सकते हो, शेम बोल सकते हो, ह्यूमिलिएशन बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू गो रेड इन द फेस, टू फील एम्बैरेस्ड, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड करना है एंटोनिम किसका, वियर्ड का। वियर्ड का मतलब होता है अजीबो गरीब, जिसे बोलते हैं बहुत ही वियर्ड है, ऑकवर्ड है, बहुत ही अजीबो गरीब है ना, इस टाइप से, अजीब टाइप का, अनोखा टाइप का, है ना। अब नॉर्मल जिसे बोलते हैं, असामान्य जिसे बोलते हैं, उसे वियर्ड बोल देते हैं। तो वियर्ड के सिनोनिम क्या हो जाएंगे, अब नॉर्मल हो जाएगा, अब नॉर्मल, जो नॉर्मल से हट कर है नहीं, अब उसे अब नॉर्मल बोलेंगे, है ना। अनयूजुअल बोल सकते हो, अनयूजुअल बोल सकते हो, स्ट्रेंज बोल सकते हो, स्ट्रेंज इसका सिनोनिम हो जाएगा। बिजार वर्ड आपने सुन रखा होगा, है ना, बिजार, बिजार हो गया, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब्सर्ड आपने वर्ड सुन रखा होगा, एब्सर्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम। ग्रोटेस्क को आपने वर्ड सुन ही रखा होगा, ग्रोटेस्क कई बार पूछा गया है, ग्रोटेस्क इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्यों है याद रखिएगा। ऑकवर्ड आपने पता ही है, ऑकवर्ड कितना लोकल वर्ड है, दुनिया जानती है इसी चीज़ को, आप इंग्लिश सीखें ना सीखें ऑकवर्ड जान जाएंगे, बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है, बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है। ऑकवर्ड इतना फेमस हो गया कि बहुत ही लोकल वर्ड बना दिया इसे, ऑकवर्ड हो गया है ना, इस सब सिनोनिम हो जाएंगे इसके। तो वाइड मीन्स होता है चौड़ा, इसका सिनोनिम नहीं है। नॉर्मल इसका इसका एंटोनिम फाइंड करना था, तो नॉर्मल इसका एंटोनिम हो जाएगा। एब नॉर्मल इसका सिनोनिम हो जाएगा, जो मैंने बताया था, नॉर्मल इसका एंटोनिम हो जाएगा। एब नॉर्मली जो लिखा है ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। अपैरेंट मीन्स होता है स्पष्ट जिसे बोलते हैं, क्लियर जिसे बोलते हैं, एविडेंट जिसे बोलते हैं, ऑब्वियस बोलते हैं, क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपैरेंट। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड करना नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। अच्छा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो करिए, नहीं है तो आगे बढ़िए, ये बात कह रहा है। लिखा है आई प्रैक्टिस्ड फॉर द डिबेट दैट इज़ वाई आई एम लेट। मेरे लेट होने के पीछे रीज़न क्या है, मैं प्रैक्टिस किया था या कर रहा था, किसी एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करना है, और ना कि उसके पहले ना कि उसके बाद के, यानी कि इस बीच को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसे आप किस में रखते हो, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रखते हो ना। जैसे मैं कहूँ कि आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने कॉल किया तब मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। तो जो आपने कॉल किया वो एक पॉइंट ऑफ टाइम था, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो मैं काम कर रहा था वो मेरा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए। तो व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज स्लीपिंग, या फिर आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी, तो जब आपने कॉल किया तब मैं सो रहा था, इस टाइप से बोला जाता है। उसके पीछे यही रीज़न है कि किसी एक पॉइंट इन टाइम को रिप्रेजेंट करना है, और उस पॉइंट इन टाइम के पहले ना कि बाद के, यानी इस बीच में जो भी एक्शन हो रहा है उसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रखते हैं। तो ये बात आपको पता है। तो आई प्रैक्टिस्ड, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रैक्टिस के दो वर्ड होते हैं, PRACTICE और PRACTISE, ध्यान दीजिएगा। तो CE वाला जो हमारा होता है वो नाउन होता है, SE वाला जो होता है हमारा वर्ब होता है, याद रखिएगा। तो आई प्रैक्टिस्ड फॉर द डिबेट ना होकर क्या हो जाएगा, आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर द डिबेट। हाँ, मैं उस डिबेट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए मैं लेट हो गया, दैट इज़ वाई आई एम लेट, दैट इज़ वाई आई एम लेट, इसीलिए मैं लेट हो गया। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फॉर द डिबेट दैट इज़ वाई आई एम लेट। अच्छा, ये सेंटेंस सही हो सकता था, आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर, बट ये जो कॉन्टेक्स्ट है हमें कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है, बात याद रखिएगा। मेंस में आपको यही चेक किया जाता है, गेस किया जाता है कि आप रट्टा तो नहीं मार के आए हो, तो यही ध्यान दीजिएगा। आपको कॉन्टेक्स्ट भी देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस पूछा गया है, पास्ट में पूछा गया तो आपको अगर ऑप्शन है तो फिर आप वही प्रेफर करेंगे, नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो अगर नहीं है तो सब कुछ सही हो जाएगा। आई हैव प्रैक्टिस्ड फॉर, ये भी सही हो जाएगा। आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर, ये भी सही हो जाएगा। आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर, ये भी सही हो जाएगा। बट आपका कॉन्टेस्ट है जो पास्ट का, तो आपको ऐसा कुछ रखना पड़ेगा जो पास्ट का हो। देखिए, समझिएगा हर चीज़ को, क्योंकि आई के साथ हम एम भी लगाते हैं, आई के साथ हम हैव भी लगाते हैं, आप सभी को पता है। तो चीज़ें
क्वेश्चन और आंसर बताने से और रटने से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये आंसर हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं और बाकी आंसर हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। जिस दिन आपको ये पता चल जाएंगी, आप अच्छी इंग्लिश और आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो और प्रैक्टिस करिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, तो आप जरूर कर लेंगे। आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक। फिलर का क्वेश्चन है, इफ़ द टेस्ट बुकलेट सील इज़ ब्रोकन। अगर टेस्ट बुकलेट की जो सील होती है अगर वो ब्रोकन है, कंडीशन बताइए, अगर वो ब्रोकन है, और विद और डैश विद ब्रिंग इट इमीडिएटली टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर। अगर इन्विजिलेटर की नोटिस में तुरंत इसको लेके आओ अगर टेक्स्ट बुक की जो सील है वो ब्रोकन है, तो ऐसी बात की जा रही है। अब आगे हमें यहाँ पर फिलर बैक करना है और ऐसा फिलर यहाँ पर रखना है जो प्रिपोजिशन विद लेता हो। एडजस्टेड, ध्यान दीजिएगा, एडजस्टेड मतलब होता है सामंजस्य बैठाना। सामंजस्य बैठाना नहीं, अगर सामंजस्य बैठाने की बात होती तो ये ना कहा जाता कि उसे तुरंत लेकर इन्विजिलेटर के पास आओ। टेम्पर्ड विथ होता है, याद रखिएगा, टेम्पर्ड विथ कई बार ये पूछा गया है। टेम्पर्ड के साथ प्रिपोजिशन विद आता है, याद रखिएगा। बेसिकली किसी डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल करना, छेड़छाड़ करना, किसी जैसे मैं बोलूँ लैपटॉप जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनमें छेड़छाड़ करना, उसे बोलते हैं टेम्पर्ड विथ या टेम्पर विथ। तो ये वर्ड याद रखिएगा, है ना। तो अगर उसमें कोई छेड़छाड़ हुई है, छेड़छाड़ समझते हो ना, जैसे कोई मशीनरी जो होती हैं उसमें छेड़छाड़ करने के लिए, तो टेम्पर्ड विद लगाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ओपनड नहीं होगा, क्लोज्ड नहीं होगा, ये मीनिंग सब मीनिंगलेस हैं। 2 नंबर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। याद रखेंगे, कई बार पूछेंगे, कई बार मैंने क्लास में इसे बताया है। एक वर्ड होता है टेम्पर्ड, एक होता है टेम्पर, जो आपका टेम्पर होता है, टेम्परामेंट जो बना है वो अलग मीनिंग है। एग्जाम में कभी कभी दोनों दे देंगे, एक टेम्पर्ड भी दे रखे होंगे और टेम्पर्ड भी दे रखे होंगे। तो अब ये आपको याद रखना है, टेम्पर्ड के साथ प्रिपरेशन विद आता है, इसका मतलब होता है छेड़छाड़ करना किसी चीज़ में, किसी टेक्निकल चीज़ में, किसी मशीनरी सिस्टम में, इस टाइम में, है ना, उसे छेड़छाड़ करना, तो उसे बोलते हैं टेम्पर्ड करना। ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में फाइंड करना है फिर अगेन सब्सटीट्यूशन, यानी कि अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो करिए, नहीं तो आगे बढ़िए, ये बात कह रहा है। लिखा है वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड, हम बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए थे, है ना, किस चीज़ को लेकर इम्प्रेस्ड थे किस चीज़ को लेकर। देखिए लिखा है वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द एंथुजियाज्म दैट शी वर्क लिखा है। देखो पहले ही इन्होंने, एक तो ये है कि इन्होंने बना नहीं पाया सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। अगर यहाँ पर इन्होंने वर्क्स लिखा होता तब भी तक लोग थोड़ा सा अटकते कि सी जो है हमारा वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ वर्ब हमारी सिंगुलर आती है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्क ना होकर वर्क्स होगा। तो अब इसे तो कोई भी कर लेगा, इसे कैसे कर लेगा। वो सब जानते हैं कि सी के साथ वर्क तो कभी आ ही नहीं सकता है, या तो अगर V1 फॉर्म में आएगा तो वर्क्स आएगा, या तो सेकंड फॉर्म रखो, इस टाइप से। तो एग्जामिनर अगर यहाँ पर वर्क्स करता तो थोड़ा एक पॉइंट के लिए मैं कोई भी टिकता, यहाँ पर एक समय 1-2 सेकंड यहाँ पर बिताता कि सही है कि नहीं है, बट ये तब भी गलत होता। अगर ये वर्क्स लिखा होता तब भी गलत होता, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है। अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो पास्ट में याद रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये लिखा है वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द एंथुजियाज्म दैट शी वर्कड फॉर, याद रखिएगा, दैट सी वर्कड फॉर ना होकर दैट सी वर्कड विद है, कोई बात नहीं, विद लगा दीजिए यहाँ पर, बट यहाँ पर जो वर्ब होगी वो यहाँ पर सेकंड फॉर्म में होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बात पास्ट की गई है। देखिए दैट सी इज़ वर्किंग ऑन, गलत हो जाएगा, प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पर। विच शी वर्क्स फॉर, देखो यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, विच शी वर्क्स फॉर ये लिखा है, बट हमें पता है ये गलत हो जाएगा। नो सब्स्टिट्यूशन जो लिखा है वो तो गलत है ही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात की गई है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 17 नंबर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय अंतराल के लिए चले, उसे क्या बोलते हैं? उसे जाहिर सी बात है प्रोलॉन्ग्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोलॉन्ग्ड, लंबे, लॉन्ग लास्टिंग जैसे बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड, है ना, उसी को बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम उसे बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट नहीं होगा, प्रोजेक्ट यहाँ पर वर्ब के फॉर्म में बताना है, प्रोजेक्ट करना किसी चीज़ को, उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट। प्रोफाउंड मीन्स होती है बेसिकली प्रोफाउंड नॉलेज बोलते हैं। प्रोफाउंड मतलब कि एक्सट्रीम जिसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम या ग्रेट, बेसिकली नॉलेज के सेंस में यूज किया जाता है। इससे पहले अभी मैंने पहले चर्चा किया था स्टार्टिंग में, प्रोफाउंड नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो प्रोफाउंड एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। इनफाइनाइट क्यों नहीं होगा? इनफाइनाइट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये कहीं नहीं कहा गया है कंटिन्यूइंग फॉर एवर। कंटिन्यूइंग फॉर एवर अगर लिखा होता, फॉर एवर मतलब कि हमेशा के लिए, है ना, हमेशा के लिए अगर कहा गया होता तो फिर ऐसा हम बोल सकते थे इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब अंति, मतलब इसका कभी अंत ही नहीं होगा,
है ना, फॉर एवर हमेशा उसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम लंबे समय अंतराल के लिए, तो प्रोलॉन्ग्ड बोलते हैं ना, प्रोलॉन्ग डिजीज़ भी आती हैं ना, बहुत ही दीर्घकालीन जैसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनिश्चितकालीन, इसे बोलते हैं दीर्घकालीन, प्रोलॉन्ग्ड को बोलते हैं दीर्घकालीन, है ना, क्या बोलते हैं दीर्घकालीन, और इनफाइनाइट को बोलते हैं अनिश्चितकालीन, है ना, अनिश्चितकालीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 हमें फाइंड करना है एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, जो भी करना है देखिए लिखा है डिज़ाइनर क्लोथ्स वर सोल्ड दे रखा है, हमें पता है पास्ट इंडिफरेंट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि आपको पता है पास्ट इंडिफरेंट टेंस की पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो या तो वॉज होती है या फिर वर होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तभी तो पैसिव बनता है। तो लिखा है डिज़ाइनर क्लोथ्स वर सोल्ड, जैसे आपको ये पता चल गया तो आपको पता है ना, पास्ट इंडिफरेंट आपको ढूंढना पड़ेगा। पास्ट इंडिफरेंट टेंस कौन सा है, पहला हैड सोल्ड है, होगा नहीं क्योंकि इन्होंने पास्ट परफेक्ट बना दिया, इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव बना दिया, गलत हो गया। यहाँ पर लिखा है द मासेज वर सोल्ड, हैं मासेज वर सोल्ड कैसे हो गया, डिजाइनर्स, हमें पैसे तो पैसिव बना है, उसका हमें एक्टिव बनाना है, ध्यान दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगला लिखा है पेरी कार्डिन सोल्ड डिजाइनर क्लोथ्स टू द मासेज, हाँ अब सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 4 बिल्कुल सही दे रखा है, सोल्ड है ना, क्योंकि सोल्ड दे रखा है V1 फॉर्म, सॉरी V2 फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। अब इसका जो पैसिव बन जाएगा आपको पता है ना, वाज या वर से बनेगा, तो अब वाज वर, यानी ये हमारा जो पेरी कार्डिन है सब्जेक्ट हो गया, सोल्ड मेन वर्ब हो गई, डिजाइनर क्लोथ्स हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। उठा लेते हैं डिजाइनर क्लोथ्स को, उठा लेंगे, कैसे बनाएंगे, डिजाइनर क्लोथ्स वर सोल्ड टू द मासेज बाय पेरी कार्डिन, बिल्कुल बन गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में फाइंड करना है एरर, क्या कोई एरर है या नहीं, ये बात पता नहीं है, चलिए लेते हैं। ऑल आर फर्नीचर, फर्नीचर से कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो बड़ा आसान है, कितने आसान वर्ड दे रखे, कितनी सेंटेंस आसान है। फर्नीचर से आपको पता है कोई वर्ड नहीं, मतलब प्लूरल नहीं होता है फर्नीचर का, फर्नीचर जो है ना वो उसे प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्या बनाएंगे, इसे सिंगुलर बनाते हैं। क्यों सिंगुलर बनाते हैं, क्यों प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने दिया है अपनी क्लास में, ध्यान दीजिएगा। फर्नीचर, क्योंकि मैं कोई चीज़ रटाता नहीं हूँ, क्यों इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न बताता हूँ क्यों इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। फर्नीचर यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए, फर्नीचर जैसे और भी वर्ड होते हैं, जैसे कि एडवाइस आ जाए, है ना, एडवाइस आपने सुन रखा है ना, एडवाइस वर्ड, एडवाइस, एडवाइस हो जाए आपका, है ना, एडवाइस भी इसका सिनोनिम हो, सॉरी सिनोनिम बात कर रहे हैं, फर्नीचर के जैसा हो जाएगा कि फर्नीचर को हम फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हम एडवाइस को एडवाइसेज नहीं कर सकते हैं। लगेज आपने वर्ड सुन रखा होगा ना, लगेज हो जाएगा इसका, इसी टाइप का वर्ड हो जाएगा। बैगेज आपने ऐसे वर्ड सुन रखा होगा, तो बैगेज भी इसी टाइप का वर्ड हो जाएगा। आपने बहुत सारे वर्ड सुन रखा होगा, इमेजरी वर्ड आपने सुन रखा होगा, जितने मुझे याद आ रहे हैं मैं सब आपको बता दूंगा। इमेजरी वर्ड आपने सुन रखा होगा, पोइट्री आपने वर्ड सुन रखा होगा, है ना, पोइट्री हो जाएगा, ऐसे ही जिसका पोइट्रीज नहीं होता है। सीनरी आपने वर्ड सुन रखा होगा, सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता है, इसी टाइप से बताया जाता है आपको, है ना। ज्वेलरी आपने वर्ड सुन रखा होगा, ज्वेलरीज कोई वर्ड नहीं होता है, इस टाइप से आपको बताया जाता है ना। तो ज्वेलरीज कोई वर्ड नहीं होता है, ज्वेलरी होता है, तो इस हिसाब से फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होगा। अच्छा, ऑल आर फर्नीचर, अब देखो अगर ये फर्नीचर्स नहीं होगा तो वर नहीं होगा, तो फर्नीचर के साथ वाज लगाओ। अच्छा एक बात और है, जैसे आप फर्नीचर को प्लूरल दिखाना है, सिंगुलर दिखाना हो, तो इसके पहले आप आर्टिकल लगा सकते हो, क्या लगाओ, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक फर्नीचर है, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, ध्यान दीजिएगा, आई हैव एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, तो उसे आर्टिकल लगा सकते हो। पीस लगा सकते हो, PICE वाला पीस है ना, ये भी लगा सकते हो। आई हैव अ पीस ऑफ फर्नीचर, आई हैव एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, आई हैव अ पीस ऑफ फर्नीचर, आई हैव मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, आई हैव मैनी पीसेज ऑफ फर्नीचर, इस टाइप से बोल सकते हैं, बट फर्नीचर्स कभी नहीं बोलेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो अगर आप इसे सिंगुलर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो ऑल आर फर्नीचर वॉज, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वॉज हो जाएगा और यहाँ पर फर्नीचर हो जाएगा। किस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है, सेकंड नंबर में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्पॉयल्ड इन द रिसेंट रेन्स एंड फ्लड्स, हाल ही में जो रेन्स हुई है, जो बारिशें हुई हैं और जो फ्लड्स आए हैं वो उसमें बर्बाद हो गए, ख़राब हो गए, स्पॉइल्ड हो गए, तो फर्नीचर्स ना होकर फर्नीचर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड करना है, अगेन एरर की बात की जा रही है। एज सुन एज, ज्यों ही त्यों, जैसे बोलते हैं एज सुन एज, नो टाइम गैप करते हैं, कोई टाइम गैप नहीं है, तुरंत, ज्यों ही त्यों। एज सुन एज द बस ड्राइवर वॉज सीइंग द चाइल्ड, अच्छा वॉज सीइंग देख रहा था, नहीं, ज्यों ही बस ड्राइवर ने बच्चे को देखा, बच्चे को क्या करते हुए देखा, जी ध्यान दीजिएगा, बच्चे को क्या करते हुए देखा, क्रॉसिंग दी रोड, बच्चे को रोड क्रॉस करते हुए देखा। ज्यों ही बस ड्राइवर ने बच्चे को रोड क्रॉस करते हुए देखा,
देखा, देख रहा था नहीं, देख रहा था नहीं, देखा, देखा। ही अप्लाइड द ब्रेक्स, ब्रेक अप्लाई करने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए तुम लोग क्या बोलते हो, ब्रेक मैंने लगा दिया, तो मैं आई अप्लाइड ब्रेक लगाएंगे, आई अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई की जाती है, याद रखिएगा। तो आई ही अप्लाइड द ब्रेक्स, तो जैसे ही उसने बच्चे को क्रॉस करते हुए, रोड क्रॉस करते हुए देखा, तुरंत उसने ब्रेक लगा दिया। तो उसने जैसे देखा, देख रहा था नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी किसकी, सी की। सी की सेकंड फॉर्म यहाँ पर सा होना चाहिए था। कहाँ पर, वॉज सीइंग की जगह पर सा होना चाहिए था, याद रखिएगा। तो ही वॉज सीइंग द चाइल्ड हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द ड्राइवर सॉ द चाइल्ड, सॉ, SAW, सॉ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये हमारा क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के मैंने तरीके बता रखे हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि क्या काम करना है, करना यही है कि आप पैसेज को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ जाइए, बिना ऑप्शन फिल किए हुए आप पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। तो उसे हम ऑप्शन नहीं फिल करेंगे, चलिए हम आपके साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे पहले हम भी नहीं पढ़े हैं। स्किल सेट वॉज फाउंडेड इन 2014 टू कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट डायस अबाउट एजुकेशनल एक्सेस एंड इक्वालिटी फॉर स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स एंड डिसेबिलिटीज़। अच्छा, बेसिकली ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को और डिसेबिलिटीज़ के बच्चों को, यानी डिसेबिलिटीज़ जो दिव्यांगजन है उनके लिए बात की जा रही है। दी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा दी ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स स्किल सेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात समझिएगा। स्किल सेट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये समझिएगा। तभी तो वॉज फाउंडेड दे रखा है, हाँ बिल्कुल बात बन गई। दी ऑर्गेनाइजेशन डैश थाउजेंड्स ऑफ इंक्वायरीज एवरी ईयर एंड, अच्छा या तो अब ये सेंड करती है या रिसीव करती है, यही तो होगा, देखें क्या होता है, ईयर एंड ऑफर्स, अच्छा ऑफ़र करती है, क्या ऑफ़र करती है, टू स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू अप्लाई टू इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री एंड हाउ टू फाइंड आउट स्पेशल डैश एंड स्कॉलरशिप। अच्छा, कोर्सेज या फिर स्कॉलरशिप, कुछ ऐसे ही होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। कुछ ऐसे मीनिंग निकल के आ रही है, ऐसे आप भी मतलब ना अपनी मीनिंग निकालिए ऐसे अपने माइंड से, ऐसा कुछ होगा। वी इंश्योर, हम सुनिश्चित करते हैं, ईजी एक्सेस टू, एक्सेस के साथ प्रिपरेशन टू आती है ना। वी इंश्योर ईजी एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अच्छा, हम इस चीज़ को लेकर सुनिश्चित होते हैं या सुनिश्चित करते हैं कि जो हायर एजुकेशन है वो काफ़ी मतलब सभी लोगों तक पहुँचे, सभी बच्चों तक पहुँचे, सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। तो डैश दोज विथ डिसेबिलिटीज़, अच्छा खासकर ये संस्था जो बनी है वो किसके लिए बनी है, स्पेशल नीड्स के लिए और डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो स्पेशली दोज, या जो भी होना चाहिए यहाँ पर क्या होगा, मतलब खास डिसेबिलिटीज़ के लिए है, तो कुछ इनको इंक्लूड करते ही होगा। जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। योर डोनेशंस एंड सजेशंस विल हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर सर्विस टू कस्टमर्स एंड यू विल ऑल्सो भी हेल्पिंग अस टू कंटिन्यू आवर वैल्यूएबल वर्क। अच्छा देखते हैं, बढ़िया है सेंटेंस, अच्छा पैसेज है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लिखा है स्किल सेट वॉज फाउंडेड। अब सबसे पहले फाउंड देख लीजिए। फाउंड की दो वर्ड होती है, एक तो फाइंड होती है, फाइंड का मतलब होता है पाना, जैसी चीज़ को, किसी कोई चीज़ मिल गई, कोई खोई हुई थी उसे मिल गई, वो फाइंड हो गई। और इसका सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, याद रखिएगा, इसका सेकंड फॉर्म फाउंड होता है और इसका थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है ना, इसका थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है, याद रखिएगा। तो सेकंड फॉर्म भी वही होता है फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी वही होता है। ये तो हो गई पाने के लिए, लेकिन एक फाउंड वर्ड होती है, फाउंड ये बेस फॉर्म है, फाउंड ये बेस फॉर्म है, याद रखिएगा। न्यू वर्ब की V1 फॉर्म है, इसका मतलब होता है न्यू रखना, न्यू रखना किसी चीज़ का, फाउंड करना है ना, इसे बोलते हैं फाउंडेशन स्टोन। तो अब इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो फाउंडेड होती है, याद रखिएगा, फाउंडेड है ना। और थर्ड फॉर्म भी इसकी सेम होती है, जैसे सेकंड फॉर्म वैसे ही थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती है, फाउंडेड, इसी से बना है फाउंडेशन ना। तो स्किल सेट वाज फाउंडेड इन 2014, 2014 में वो बनाया गया था, फाउंडेड किया गया था, उसकी नींव रखी गई थी, आधारशिला रखी गई थी। टू कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट, इकट्ठा करने के लिए और कोऑर्डिनेट सामंजस्य बैठाने के लिए, किसके लिए देख लेते हैं, किसको, किस चीज़ के लिए, कलेक्ट करने और कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लिखा है फंडिंग या फिर ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑफिशियल्स तो बिल्कुल नहीं होगा। एडमिशंस देखते हैं। स्किल सेट वॉज फाउंडेड इन 2014 टू कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट एडमिशंस, नहीं कोऑर्डिनेट एडमिशंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है यहाँ पर, या तो फंडिंग करेगा या फिर इन्फॉर्मेशन करेगा, ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा। देख लेते हैं। अबाउट एजुकेशनल एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स एंड डिसेबिलिटीज़, द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन से पता चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन से पता चल जाएगा। जरूरी नहीं कि जो आंसर इसमें दे रखे हैं वही आंसर सही होंगे, हम अपने लॉजिक से भी लगा सकते हैं। देखते हैं। Skill set was founded in 2014 to collect and coordinate data about educational access and equality for students with special needs and disabilities. The organization does thousands of inquiries every year and offers,
हाँ रिसीव्स होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, रिसीव्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्किल सेट ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशली जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन हैं, जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए बनाई गई है, स्पेशल नीड्स के लिए बनाई गई है, तो वो रिसीव करती होगी ऐसी बहुत सारी सूचनाएं, इंक्वायरीज़। हाँ, कोई भी बहुत सारी क्वेरीज आती होंगी ना, तो उनको रिसीव करती होगी, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा, रिसीव होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही दे रखा है। अगर ये रिसीव होगा तो यहाँ पर डोनेशन की तो कहीं बात नहीं की जा रही है, फंडिंग की कहीं बात नहीं की जा रही है, दैट मीन्स यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, याद रखिएगा। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि बात यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की जा रही है। सो कौन सा हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका। स्किल सेट वॉज फाउंडेड इन 2014 टू कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन about educational access and quality of students with special needs and disabilities. The organization receives thousands of inquiries every year and offers क्या टू स्टूडेंट्स, क्या ऑफर करती है भाई, देखते हैं 23rd में, क्योंकि सेकंड में रिसीव हो ही गया, 23rd में हम The organization receives thousands of inquiries every year एंड ऑफर्स व्हाट, कंडीशन, शर्तें नहीं, इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश, ऐसे भी नहीं है, कमेंट्स नहीं, टिप्पणियाँ, ऐसे भी कुछ नहीं, एडवाइस, हाँ सलाह ऑफर करती हैं, बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया एडवाइसेस कोई वर्ड नहीं होता, याद रखिएगा। तो एवरी ईयर एंड ऑफर्स एडवाइस टू स्टूडेंट्स को एडवाइस ऑफर करती है कि कैसे, ऑन हाउ टू अप्लाई टू कॉलेजेस, कैसे कॉलेज में अप्लाई किया जाए, यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाए, अक्रॉस द कंट्री, जो देश के आसपास है ना, जो देश में है, एंड हाउ टू फाइंड आउट अबाउट स्पेशल व्हाट, स्पेशल एंड स्कॉलरशिप। अच्छा, इधर भी नाउन है तो इधर भी नाउन ही होगा, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखते हैं, स्पेशल फैसिलिटीज़, हाँ बिल्कुल स्पेशल फैसिलिटीज़, बिल्कुल सबसे बढ़िया वर्ड है, स्पेशल फैसिलिटीज़ है ना, स्पेशल फैसिलिटीज़ एंड स्कॉलरशिप, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर 24 में। वी इंश्योर, हम सुनिश्चित करते हैं, इजी एक्सेस टू, एक्सेस के साथ टू आता है, इजी एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, हम इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि जो उच्च शिक्षा है वो सभी लोगों तक पहुँचे। डैश दोज विथ डिसेबिलिटीज़, अच्छा डैश दोज विथ डिसेबिलिटीज़, देखो 24 में बाकी ऑप्शन मैं बता देता हूँ। इफेक्ट्स मीन्स होता है परिणाम, इसका मतलब नहीं सिस्टम जानते हो, पर्पज उद्देश्यों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो जाएंगे, हमारे पास फैसिलिटीज़ हो जाएगा आंसर। 25 में देखते हैं 25 में क्या कह रहा है। 25 में हमें बताना है, वी इंश्योर इजी एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स दोज विथ डिसेबिलिटीज़, एडिशनली अतिरिक्त रूप से, नहीं, हाँ हो भी सकता है। एक्सेप्ट मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, निकालते हुए, ऐसा नहीं है, क्योंकि निकालते हुए तो नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, निकालते हुए क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जो स्किल सेट ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली स्पेशल नीड और डिसेबिलिटीज़ के लिए ही बना है, तो इनको हम निकाल कैसे सकते हैं, यानी ये वर्ड तो नहीं होगा। एक्सक्लूडिंग का भी मतलब वही होता है जो एक्सेप्ट का मतलब होता है कि छोड़ कर के अलावा, है ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब या तो एडिशनली लगाओ या स्पेशली लगाओ, लेकिन यहाँ पर बात की गई स्पेशली, खासकर डिसेबिलिटीज़ के लिए बात कही गई है, विशेषता किस पर फोकस किया गया है, स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज़ पर, तो स्पेशली हो जाएगा ई वाला ऑप्शन। अब ज़रा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, 2 बार ये स्पेशली वर्ड आ गया, इससे पहले भी आया था और यहाँ भी आया है। एक वर्ड होता है स्पेशल, SPECIAL स्पेशल, और एक वर्ड होता है यही वाला स्पेशल, जिसे बोलते हैं ES, है ना, फिर से मैं लिख देता हूँ, एक होता है स्पेशल SPECIAL स्पेशल, और एक होता है ESPECIAL, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर ई ऐड कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ। अब ये इस स्पेशल और इस स्पेशल में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है, बस अंतर थोड़ा सा मीनिंग का है कि ये जो है सभी के लिए, जैसे मैं कहूँ आई वॉज टॉकिंग अबाउट पुअर पीपल, अब देखो ये पुअर पीपल हैं, वो स्पेशल पुअर पीपल हैं, ध्यान दीजिएगा, पुअर पीपल हैं। अच्छा, ये अगर मैं स्पेशली लगाऊं तो ये स्पेशली ये करता है कि कोई खास एरिया के पुअर पीपल हों, कोई खास पुअर आदमी हो, उसी का नाम लेकर हो, या किसी खास सोसाइटी के हों, किसी खास विलेज के हों, उसे हम बोलते हैं स्पेशली। यानी स्पेशली जो होता है वो पर्टिकुलर पर ज़्यादा फोकस करता है, कौन वाला, ई वाला। तभी देखो यहाँ पर हर जगह यही मिलेगा, तो यहाँ पर ई वाला जो है स्पेशली वो खास पर्टिकुलर पर फोकस करता है, किसी पर्टिकुलर विशेष पर, ये स्पेशल सभी के लिए होता है, याद रखिएगा। इतना ही था। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड, हमने एक और पेपर सॉल्व कर लिया। अगला वीडियो जो बनेगा वो अगले पेपर के साथ बनेगा और अगले दिन बनेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, कोई अगर डाउट रहता है तो उसे ज़रूर पूछिए और पढ़ते रहिए, बट फोकस करिएगा, अच्छे से मेहनत करिए, रिवीजन पर फोकस करिए, प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन करिए, फोकस करिए, अच्छे से तैयारी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।